हेलो एवरीवन, आ जाओ। हम लोग आज टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। वो टेस्ट पेपर हमारा 21st सेट है। 20 सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और 21st सेट के पहले मैं बता दूं बेटा, मेरा नया बैच आ चुका है 57 नंबर। स्पोकन इंग्लिश का बहुत अच्छा बैच है, एक बार जाके देख लो आप केडी लाइव ऐप में। आ जाओ, ये हुआ था 21/7/2023 को और इसमें आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, परसिवरेंस। बेटा परसिवरेंस जानते हो, ऐसा वर्ड है जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि लगातार मेहनत करना और लगे रहना। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, याद रखना। परसिवरेंस का एंटोनिम पूछा है। बेटा आप जानते हो ना, साल के शुरुआत में कई बार रिजोल्यूशन लेते हो कि इस साल में बहुत मेहनत करूंगा, इस साल में 8 घंटे पढ़ूंगा। वो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन प्रण होता है। अगर मैं कहूं परसिवरेंस, तो बेटा परसिवरेंस भी तो एक तरह का प्रण ही हो गया ना, लगातार लगे रहना। उसका एंटोनिम क्या होगा? तो रिजोल्यूशन का एंटोनिम हो गया इररिजोल्यूशन, है ना। यानी कि वेवरिंग मतलब आप टिके हुए नहीं हो, आपने प्रण नहीं ले रखा है और प्रण नहीं ले रहे हो, तो प्रण का उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि कोई चीज नहीं करना। तो परसेवरेंस हुआ लगातार मेहनत करना, यानी कि उस पे लगे रहना। उसका एंटोनिम इररिजोल्यूशन। बेटा ऑब्स्टिनेसी तो ऑब्स्टिनेट से बना हुआ है ना, वर्ड ऑब्स्टिनेट का मतलब ढीठ होता है, तो ये ढीठपन हुआ, ठीक है। रेडीनेस तो रेडी से बना हुआ वर्ड है। एंड इलोक्वेंस होता है अच्छा वक्ता होने की कला, दैट इज ओरेटरी, है ना। ऑब्स्टिनेसी जैसे बुल हेडेडनेस, ढीठपन। बुल मतलब क्या होता है? सांड, वैसे ही अड़े रहना, कोई चीज पर टिके रहना, नहीं करेंगे। तो अगर आप परसिवरेंस का एंटोनिम देखोगे तो इररिजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आओ, अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। मैंने आपको अपने 20 शीट्स में कराया है कि ग्रुप ऑफ पीपल, फोरम, जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं इश्यूज तो। लेकिन अगर वो सत्संग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका वर्ड वन वर्ड है कॉन्ग्रीगेशन। यानी कि जो वर्शिपर्स, पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वालों के जो ग्रुप होते हैं। बेटा इस वर्ड से बहुत वो वाकिफ होते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्योंकि हर संडे को मास प्रेयर्स में जाते हैं ना, तो वही कॉन्ग्रीगेशन में जाते हैं। ये जो वर्ड है ना कैरावन, ये बना ही हिंदी वर्ड कारवां से। और आप पुराने जमाने में कारवां देखोगे तो कोई गाड़ी है, बैलगाड़ी टाइप का, उसके पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं अपना बर्तन उर्तन लेके, वो कारवां होता था। कारवां हिंदी वर्ड है, याद रखना। और ये हिंदी वर्ड से बना हुआ वर्ड है कैरावेन। कारवां जिसको कहते हैं, बिल्कुल वही है। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ स्टार्स तो गैलेक्सी होता है। लेकिन ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रेट बेयर, सप्तऋषि, ये सब नहीं पढ़े हो, वो है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स इन ए पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। एक निश्चित पैटर्न में बना हुआ जो होता है स्टार्स के ग्रुप, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ये ध्यान रखना। अदरवाइज खाली ग्रुप ऑफ स्टार्स वर्ड होता है तो उसका मतलब गैलेक्सी होता है। नेक्स्ट आओ, he will return in an hour। बेटा इतना गंदा सा मिस्टेक देगा, इतना बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ाते हैं और मिस्टेक देखो क्या से आया। इन एन आर होता है, अ आर नहीं होता। हर सडन अराइवल हैज डिसअरेंज्ड माय प्लान्स। अराइवल का एंटोनिम डिपार्चर होता है। भाई कोई भी अगर एक बार भी गया हुआ है एयरपोर्ट, उसको पता है अराइवल एंड डिपार्चर, है ना। राइट, अराइवल का अगर सिनोनिम पूछता तो मैं एंट्रेंस कहती, है ना। अपियरेंस तो होता है कोई चीज प्रकट होना। नेक्स्ट आओ, अरे ये इतना बढ़िया सा एक ABCD करके आपको दिया है जंबल सेंटेंस। इट सुपरसीडेड, इट कौन है भाई? मुझे नहीं पता। द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रैटेजी ऑन 29 जुलाई 2022, 2020। ये तो बड़ा अच्छा है, यहां से शुरू होना चाहिए। यहाँ पे कोई चीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है। एंड इट प्रोवाइड्स, बेटा ए से तो शुरू होगा नहीं। दिस पॉलिसी, कौन सा दिस? भाई ये पॉलिसी का जिक्र बी में हो रहा है, यानी कि मेरा आंसर बी और 3 और 4 होगा। दोनों में से अब मैं आती हूं कौन सा होना चाहिए। बेटा बी के बाद सी कि बी के बाद ए? बी के बाद ए कि बी के बाद सी?
The Indian Union Cabinet approved the country's national education strategy on 29th July 2020. And it provides, भाई and का मतलब हो गया कि पहले मैं कुछ बोलूंगी तब ना and लगाऊंगी. And it provides तो नहीं होना चाहिए भाई. इट प्रोवाइड्स होता तो मैं कहती हाँ देखो ये भी हो सकता है, लेकिन ये एंड इट प्रोवाइड्स एंड क्या भाई, एंड तब होता जब कुछ आगे बोल दे फिर कहते हैं एंड इट प्रोवाइड्स. यानी कि मुझे लगता है बी के बाद ए होना चाहिए, यानी मेरा आंसर होगा 4 और यहां पर ये आंसर नहीं होगा. चलो एक बार हम चेक भी कर ले. ए, इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रैटेजी which was created in 1986. हो गया, ये तो सही लग रहा है कि जो 1986 वाला था उसको रिप्लेस किया है 2020 वाला एजुकेशन पॉलिसी. फिर डी में आते हैं. दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स इंडियाज एजुकेशन सिस्टम. हाँ, ये लग रहा है कि ये इंप्रूव कर रहा है इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम. रीस्ट्रक्चरिंग, फिर से वो स्ट्रक्चर नया बना रहा है. इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम इज द प्राइमरी गोल ऑफ NEP 2022. ओके फाइन. अब सुनो. एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर. जब ये बता दिया कि ये क्या कर रहा है एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा और ये क्या कर रहा है, अब मैं एंड से लगाऊंगी ना तो सही लगेगा. सेकेंड में ही एंड लगा दिया, पहले बताओ तो क्या कर रहा है और इसके अलावा एंड और क्या कर रहा है. तो डी के बाद सी सही लग रहा है, तो आंसर इज 4. नेक्स्ट आओ. मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल फ्रॉम मुस्तफा. इन्होंने चार्ज लिया सेंटर का फ्रॉम मुस्तफा. बेटा जब भी आप किसी चार्ज को लेते हो ना अपने आप अपना हाथ में, तो टेक ओवर करते हो. टेक ओवर हम करते हैं चार्ज, यानी कि ये वर्ड का, ये फ्रेज का मतलब है, फ्रेजल वर्ब है ये. इसका मतलब है पदभार संभालना. इसके ठीक ऊपर है टेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म, टुक ऑफ. बेटा एक तो फ्लाइट टेक ऑफ करती है और एक अपना कोई चीज उतारते हो ना, टेक ऑफ योर शूज, तो हम टेक ऑफ करते हैं. दो चीज हैं, फ्लाइट का उड़ना और दूसरा टेक ऑफ होता है उतारना, जैसे कपड़े जूते इत्यादि. ठीक है. नेक्स्ट आओ टेक थ्रू. अगर मैं कहूंगी आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी ऑफ सो एंड सो, आप समझ जाओगे कि मैं आपको फेमिलियर करने जा रही हूं, जैसे ऑथर्स जनरली करते हैं. प्रीफेस में लिखते हैं कि इस बुक में आई विल टेक यू थ्रू सो एंड सो. इसका मतलब है कि आपको किसी चीज से मैं वाकिफ करने के क्रिया में हूं. टेक थ्रू, टेक थ्रू का मतलब लिखना हेल्प someone learn something या ये भी कह सकते हैं लर्न और बिकम फेमिलियर विथ समथिंग और सम प्लेस. ठीक है. और टेक आउट मतलब निकालना. टेक आउट योर बुक, किताब निकालो. अंडर द क्लाउड, भाई अंडर द क्लाउड का मतलब क्या होता है, कौन सा वाक्य है जिसमें अंडर द क्लाउड फिट हो रहा है, वही देखना है. द क्लासमेट्स वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन ना, ये अंडर द क्लाउड का मीनिंग नहीं है. अब सुनो अंडर द क्लाउड का मीनिंग क्या है. बेटा अंडर द क्लाउड का मतलब है अंडर सस्पिशन, यानी शंका में होना. अगर आप कहोगे भाई ये हत्या जो है ना सो एंड सो पर्सन ने की है, बोलोगे कैसे भाई, भाई ही इज अंडर द क्लाउड, उसी पर तो शंका है, पुलिस भी उसी पर शक कर रही है, यानी कि अंडर सस्पिशन. द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार. ये बिल्कुल सही है. अब बाकी रेड फोर्ट लुक्स ब्यूटिफुल ना भाई, इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर द स्काई, नहीं, यही है अंडर द क्लाउड. बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ. अब इसमें आपको सही मीनिंग बताना है. बेटा एक्सट्रीम पेन एक भी होता है, एग्नी भी होता है, हर्ट भी होता है, और स्टिंग का मतलब डंक मारना होता है. लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रीम पेन है ना बेटा, वो एक नहीं एग्नी होगा.
एक्सट्रीम पेन इज एगनी। मैंने ऐसे सिखाया हुआ था अपने क्लास में। एगनी इज जैसे ऐसे बोलोगे एगोनी, यानी कोई गो कर गया आपकी लाइफ से तो कैसा दिल में दर्द होता है, यार छोड़ के चली गई, नहीं, वही फीलिंग आती है एगनी में। तो वही है। हर्ट तो दर्द हुआ, एक का मतलब ये दर्द जैसे अंदर से दर्द उठता है, हेड एक, स्टमक एक। और स्टिंग, ठीक है ना, डंक मारना। इनकरेक्टली स्पेल्ड नॉकटर्नल, बेटा नॉकटर्नल का मतलब होता है निशाचर, है ना। उल्लू जो है क्या है, निशाचर प्राणी है। नॉकटर्नल निशाचर, जो रात में एक्टिव होते हैं, नॉकटर्नल। रिपल्सिव में एस होना चाहिए, जिसको देखकर आपको घृणा मत महसूस हो भाई, उसको देखकर भागोगे दूर, यानी कि अनप्लेजेंट। स्कोर बोर्ड होता है ना, देखते हो इसमें स्कोर लिखा होता है, आप कभी ये देखते हो अगर क्रिकेट या फुटबॉल वगैरह। एंड इररेस्पेक्टिव, यानी कि इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है उस पर बिना उसको कंसिडर किए, ठीक है, इररेस्पेक्टिव, नॉट कंसिडरिंग। जैसे इंडिया में आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास, कास्ट, रिलीजन और क्रीड। समझ में आ गया ना, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से कास्ट के, कौन से क्लास के हो। नेक्स्ट आओ, हिमांशी, हमें एंटोनिम चाहिए ऑफ द वर्ड एन अनश्योर, और अनश्योर वर्ड का एंटोनिम मुझे यहीं पर कहीं मिलने वाला है भाई। अनश्योर का मीनिंग जो है उसका उल्टा सर्टेन ही तो होता है। क्या, आई एम अनश्योर एग्जाम कब होगा मुझे नहीं पता, आई एम सर्टेन एग्जाम कब होगा, सर्टेन इसका एंटोनिम है। कस्टमाइज्ड तो ऐसा होता है जो ऐसा बना होता है, जैसे मैंने गाड़ी खरीदी थी, मैंने उसको कुछ अंदर से कस्टमाइज्ड कराया था, उसके सीट्स वगैरह चेंज कराए थे, है ना। आजकल थार भी कस्टमाइज्ड आते हैं ना कुछ। और हैंडीक्राफ्ट से होते हैं, जो हाथ से बने चीजें होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं। ही वॉज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस, इसका एंटोनिम चाहिए बेटा। एक्विटेड का अगर सिनोनिम पूछता तो मैं डिस्चार्ज लिख सकती थी। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी सिद्ध होना। और FIRM नहीं है कन्फर्म में, ये कन्फर्म है, FORM है। इसका मतलब होता है टू ओबे अ लॉ, ठीक है, कन्फर्मिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंड, यानी कि ओबेइंग, या जैसे कोई लॉ वगैरह हो, कानून, वहां का नियम, ये सब पालन करना। प्रेज का मतलब तो तारीफ करना होता है, और डिस्चार्ज का मतलब बरी करना, हालांकि प्रोसेस अलग है, ठीक है, डिस्चार्ज अलग होता है। कोर्ट से जब फाइनल बरी होते हैं तो उसके लिए वर्ड एक्विट होता है, लेकिन सिनोनिम में आप लिख सकते हो। प्रेज का मतलब तारीफ करना। 12th आओ, हर मॉडेस्ट बिहेवियर वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरीवन। बेटा मॉडेस्ट का एंटोनिम पूछा है, कंसीटेड होगा। मॉडेस्ट का सिनोनिम में अनप्रिज्यूमिंग होगा, क्योंकि प्रिज्यूमिंग का मतलब कंसीटेड होता है। बेटा कंसीटेड जो होते हैं ना बहुत एरोगेंट घमंडी टाइप के होते हैं, और मॉडेस्ट जो होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो ज्यादा उड़ते नहीं है, ठीक है ना, बिहेवियर उनका नर्म होता है। ऑब्वियस, जाहिर तौर पर, जो बिल्कुल एकदम खुला होता है, सबको पता है, जिसको एक्सप्लिसिट भी सिनोनिम कहोगे, जाहिरन जिसको कहोगे, ठीक है। She looked dash luminous in the diamond necklace. बेटा luminous आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, luminous एक कंपनी है जो बल्ब्स एंड लाइट्स बनाती है, क्योंकि luminous वर्ड ही रिलेटेड टू लाइट है। अब डायमंड नेकलेस में कैसी दिख रही होगी, वो एकदम चकाचक, एकदम डायमंड में, बिल्कुल क्या दिख रही होगी, रेस्प्लेंडेंट, यानी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, कैरिस्मेटिक, यानी एकदम बहुत ही सुंदर, यानी लाइट मारती हुई, ऐसा फील करो ना लुमिनस में। इम्प्यूडेंट बेटा रूड होता है, जो इम्प्यूडेंट लोग होते हैं ना वो बदतमीज होते हैं, वो रूड लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट कुछ नहीं होते, वो इम्प्यूडेंट होते हैं, बदतमीज होते हैं। स्ट्रीडेंट का मतलब होता है बेटा, स्ट्रीडेंट जनरली हम रिलेट करते हैं नॉइज से, लाउड एंड अनप्लेजेंट, ठीक है।
ट्रांस हमेशा एक से दूसरे पर जाते हुए हम लोग है ना वर्ड ट्रांस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब याद रखना जैसे ट्रांसेंडेंट होता है, कुछ ऐसी चीज है जो हम फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं, बस हम महसूस कर जाते हैं, कुछ ऐसा है ना। तो ये होता है बियॉन्ड नॉर्मल जो होते हैं, बियॉन्ड नॉर्मल जो होंगे वो ट्रांसेंडेंट होंगे, ठीक है। बियॉन्ड नॉर्मल या कह सकते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल नहीं है, यानी आप ऐसे शरीर उसको फील नहीं कर सकते हो, ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसलिए ट्रांस वर्ड जब भी आए ना, समझ जाना वो बीच का स्टेज होता है। कई बार देखते हो साधु वगैरह ट्रांस स्टेट की बात करते हैं, हम लोग आंख बंद करके बैठते हैं तो हम लोग को सारी अपनी जितनी समस्याएं होती है, जितनी परेशानी होती है, कल क्लास कहाँ लगेगा, क्या होगा, बस वो घूमता रहता है। वो कहते हैं नहीं, एकदम ट्रांस स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, आत्मा परमात्मा के बीच में कहाँ कब, हम तो अभी तक नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट हाउ वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयर, बहुत बार, बहुत पुराना हो चुका है यार ये, मैंने बताया हुआ है क्लास में। ब्लू मून बहुत विरले कभी दिखेगा, वरना आपको हमेशा वो गोल्डन या व्हाइट ही दिखेगा। ब्लू जैसे होता है ना विबजियर जो कलर का होता है, 7 कलर, वायलेट कलर इज वायलेंटली डेविएटेड कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो डेविएट करता है। तो कभी ऐसा कोई फेनोमेनन हुआ जब मून एकदम ब्लू दिखाई दे, तो उसको कहते हैं ब्लू मून, वो बहुत रेयर होता है। कई बार तो हम लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में ब्लू मून नहीं देख पाते, जिसका मतलब होता है वेरी रेयर। हु टीचर्स हर ज्योग्राफी, बेटा हु का तो बाय होम बनता है, सब में बाय होम नहीं है, एक में तो नहीं है। बाय होम शी आ गया, बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है तो शी के पहले इज आएगा, और आप कहोगे कि मैम कौन सा टेंस है, तो V1 है, तो इज एम आर प्लस V3 होगा, ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो शी के बाद इज नहीं, शी के पहले इज होगा, ये लो। अगेन हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट है, बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉचिंग हीट एंड एरिडिटी, एरिड का मतलब होता है बेटा सूखा, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, ओके, वहां इतनी गर्मी है कि काफी अच्छा खासा पानी इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सॉल्ट इन अदर मिनरल्स बिकम इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड, अरे यार ये दोनों तो एक साथ रिलेटेड है। जब पानी इवेपोरेट कर जाएगा ना, जो खारा पानी होगा वो और खारा हो जाता है, और ज्यादा सॉल्टी हो जाता है, तो इसी का तो रिजल्ट यहां दिखा रहा है। इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक, इट कौन है भाई, इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक, लेक को एग्जिट नहीं कर पाता है, कौन, नहीं पता। द डेड सी इज वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडी ऑफ वाटर, यस, इसी का रीजन तो ऊपर बता रहा है कि जो डेड सी है ना सबसे ज्यादा सॉल्टी है on the planet with about 10 times the salt content of typical salt water। जितने भी खारे पानी की वाटर के बॉडीज है इस धरती पे, उसमें डेड सी सबसे ज्यादा सॉल्टीएस्ट है। बेटा अगर हम शुरुआत करें तो डी से शुरुआत होगा, तो डी में तो सबसे शुरुआत डी में है, लेकिन डी के बाद दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोस इनटू द डेड सी फ्रॉम सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी द जॉर्डन रिवर। अब दिस इज बिकॉज, दिस किसके कारण है नहीं समझ में आ रहा है। ए के बाद तो बी होगा, ए के बाद बी कहाँ है, डी से शुरुआत होगा, डी से शुरुआत होगा, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी यहाँ है, ए के बाद बी यहाँ, चलो डी से शुरुआत हो रहा है, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, उसके बाद सी है, नहीं, ए के बाद बी तो ठीक है, लेकिन सी उसके बाद नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम जब दोनों बात किए तो हमें समझ में नहीं आया कि ये इट किसके लिए, बेटा इट तो डेड सी के लिए होना चाहिए, या कुछ होना चाहिए, या जॉर्डन रिवर के लिए होना चाहिए था, मुझे नहीं पता। लेकिन ए के बाद बी तो है, लेकिन सी नहीं हो सकता, आंसर 1 होना चाहिए। चलो डी के बाद हम देख लेते हैं एक बार फिट करके, और ये देखो ABCDE है, इसका मतलब है ये पीओ के लेवल का दे दिया है, एनीवे उतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन है। अब डी के बाद ई, ये सॉल्टीएस्ट है, क्यों है, दिस इज बिकॉज वाटर फ्लोस इनटू द डेड सी फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी द जॉर्डन रिवर, ओके ठीक है फाइन, जॉर्डन रिवर से पानी आता है। इट इज देन अनेबल टू एग्जिट द लेक एंड इज फोर्स्ड टू इवेपोरेट, पानी जॉर्डन रिवर से आता है, लेकिन जॉर्डन रिवर का पानी जब यहाँ आता है तो वो एग्जिट करके निकल नहीं पाता,
फिर उसको इवापोरेट करना पड़ता है। ओके फाइन, इवापोरेट करता है। चलो इसका मतलब है इट जॉर्डन रिवर के लिए यूज हुआ है। ओके फाइन। फिर ए, बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉचिंग हीट एंड एडिडिटी। ठीक है फाइन, ए के बाद बी होगा, क्योंकि देखो बोल रहा है कि अब इसको इवापोरेट करना पड़ता है, और इवापोरेट करने के बाद क्या होता है, ये भी इवापोरेट से रिलेटेड है, ये भी इवापोरेट से रिलेटेड है, यानी कि सी ए बी बिल्कुल एक साथ होगा। आगे आंसर समझ में आया? नेक्स्ट आओ, कितना सेंटेंस अरेंजमेंट इसमें। बॉक्साइट इज यूज्ड एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ये तो सही लग रहा है कि पहला होना चाहिए था कि बॉक्साइट क्या है, रॉ मटेरियल। प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, sodium aluminate is acquired in the next step. The smelting process actually extracts aluminum as the final product. Okay, pre-final stage and final product. ये तो फाइनल प्रोडक्ट है, डी लास्ट में आएगा। शुरुआत ए से होगा, डी लास्ट में आएगा। लेकिन एक पंगा है बेटा, एक पंगा ये है कि प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज और नेक्स्ट स्टेज। बेटा प्री फाइनल स्टेज के बाद तो फाइनल स्टेज होगा, यानी बी के बाद डी होगा, और नेक्स्ट स्टेज जो होगा वो सोडियम एल्यूमिनेट इज एक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। सोडियम एल्यूमिनेट होगा, फिर प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल प्रोसेस, और फाइनल प्रोसेस में एल्यूमिनियम निकल जाता है। दिस मीन्स बी के बाद डी होगा, बी के बाद डी होगा। देखो 17, ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आओ, स्मेल। अध्याय यार, इतना क्वेश्चन है सेंटेंस अरेंजमेंट से। शी डैश फ्रॉम वन साइड टू द अदर, शी कौन है नहीं पता। Karen took a stroll in a lovely garden full of tulips and butterflies. Karen took a stroll. Okay. She discovered a swing constructed of 3 branches behind a large bush. अच्छा, अब झूला में बैठेगी तब ना एक से दूसरी तरफ होगा, है ना। She dashed from one side to the other, तो झूला में बैठने के बाद ही होगा। Karen went on to the swing without hesitation and began swinging, causing the wind to dishevel her hair. The small girl adored the outdoors and relished the breeze blowing through her hair. अब ध्यान से देखो, she discovered a swing, she went on to the swing. C के बाद D होगा, C के बाद D होगा, ठीक है। शुरुआत होगा Karen took a stroll in a garden full of tulips. शुरुआत तो B से होगा, B से हुआ। बी के बाद डी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बी के बाद डी, क्योंकि कैरन वेंट ऑन टू द स्विंग। भाई स्विंग में तब जाएगी ना जब उसको डिस्कवर करेगी, पहले तो डिस्कवर करेगी फिर स्विंग में जाएगी, यानी सी के बाद ही डी होगा, सी के बाद ही डी होगा, सी के पहले डी पॉसिबल ही नहीं है, सी के बाद डी होगा। 18 नंबर देखो, ए बिल्कुल सही है। पहले आप कोई चीज खोज के निकालोगे, उसके बाद ही उस पे जाके बैठोगे ना यार, है ना। जब उसे दिखा तब वो जाएगी उस पे बैठेगी। नेक्स्ट आओ, हु ब्रोक माई ग्लासेस। हु का बाय होम होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो वर्ब पहले आएगा। माई ग्लासेस ब्रोकन, सीधा बीइंग तो आएगा ही नहीं, बीइंग तो तब आता जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। By whom were my glasses broken, ये होगा, है ना। who का by whom होता है, पहला तो 2 ऐसे ही छट गया। नेक्स्ट आओ, her dual attitude misguides everyone। कौन सा वर्ड है जो इसको चेंज करेगा? बेटा ड्यूअल का मतलब होता है DUEL, यहां नहीं आएगा। यहां पे आप 2 की बात करोगे ना तो यहां पे DUAL आना चाहिए। ड्वेल का मतलब तो निवास करना होता है।
ठीक है, ये ड्यूअल सिम के मोबाइल्स आते हैं ना, तो वही कह रहा है इसका जो दो तरह का एटीट्यूड है वो परेशान करता है लोगों को। ठीक है, अब हमारा आ गया, ये देखो कंप्लीट एक क्लोज टेस्ट। जरा ध्यान से देखो पहले एक बार आप। Posters are dashed to promote a brand or pass dash information. Posters are के बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? भाई मैं अपने ब्रांड का प्रमोशन पोस्टर्स से कर सकती हूँ, है ना भाई, हमारे नए बैच आ रहे हैं, हमारा कंपनी है ऐसा। और पास कैसा इंफॉर्मेशन? पास डैश इंफॉर्मेशन, पास ऑन इंफॉर्मेशन, एक से दूसरे तक पहुंचाना इस पास ऑन। पास अवे का मतलब तो मर जाना होता है। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पसेस, वेरिड पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस के लिए आप पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हो। वेरिड मतलब विभिन्न, विभिन्न पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हो। फ्रॉम टेलिंग पीपल टू बी कॉशियस एज द फ्लोर इज वेट, है ना। आप देखते हो हर जगह एक पोस्टर लगा रहता है, चाहे आप कहीं पर भी जाते हो कहते हैं माइंड योर स्टेप। अगर आप देखोगे जहां पे मेट्रो में जाओगे तो, नहीं तो पैर बीच में फंस जाएगा। तो आप बहुत जगह पे कहीं पर कोई चीज पेंट है तो लिखा रहेगा वेट, तो आप उससे दूर रहोगे। टू इन्फॉर्मिंग देम अबाउट एन अपकमिंग सेल और इवेंट, और कहीं पर सेल और इवेंट आना रहता है तो उसके भी पोस्टर्स छप के लगे रहते हैं। दे यूजुअली इंक्लूड अ पिक्चर डैश वेरी फ्यू वर्ड्स, पिक्चर एंड वेरी फ्यू वर्ड्स। एक पिक्चर रहेगा और बहुत कम शब्द रहेंगे। बेटा कम शब्द इसलिए रहते हैं कि जो पढ़ने वाला है ना वो खड़े होकर पढ़ना, उसको पढ़ना ना पड़े। बहुत ज्यादा अगर लिखा रहेगा तो कोई नहीं पढ़ता, दो चार शब्द रहेंगे तो सब देख लेंगे। और सुटेबल डैश मेक्स अ पोस्टर इफेक्टिव, इसका अगर सुटेबल एक कैप्शन हो, ऊपर सबसे ऊपर कुछ लिखा हो, तो क्या होता है ना उसमें लोगों का ध्यान जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कैप्शन रहेगा तो अच्छा ये सेल आने वाला है ना, देखते ना बिग बिलियन सेल, है ना, देख के ही अच्छा तुरंत ही ध्यान जाता है। तो इसीलिए कैप्शन होना जरूरी है, एक फोटो हो और कुछ शब्द हो बस। देखो ये 25 क्वेश्चन के थे आपके 21 नंबर सेट, और ये सेट आपको बताता है कि भाई क्वेश्चन पेपर्स कैसे होते हैं। याद रखिएगा 1 से लेकर 20 तक भी देख लेना। केडी लाइव यूट्यूब चैनल एंड इंग्लिश बाय नीतू मैम दोनों में लोडेड है। लेकिन अभी मैं बता दूं हमारा बैच नया आया हुआ है 57, और हर बैच में बेटा बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके आपको बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करा देते हैं। ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है लाइव बैच ले लो, टाइम नहीं है तो वीओडी ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, एक जगह पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ो, और उसके बाद कहीं पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आ जाओ हम इसमें चलते हैं, आ जाओ। द प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स एज हिज परमानेंट होम और लिव्स इन एंड हैज अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विथ, बेटा उसको डोमिसाइल कहते हैं। आपको पता होगा, आपने अपना डोमिसाइल बनवाया होगा अपने स्टेट का, कि जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं उसमें आपको पर्टिकुलर कुछ रिजर्वेशन मिलता है, तो आप बना लेते हो कि हाँ यहाँ के मैं रहने वाला हूँ, तो डोमिसाइल बनवाते हो तो आपको याद होगा। बेटा ओएसिस होता है ग्रीन पैच ऑफ लैंड इन अ डेजर्ट, चारों तरफ बंजर कुछ नहीं है, वहां पे कुछ पौधे दिखेंगे, कुछ पेड़ दिखेंगे, क्योंकि वहां पे पानी होते हैं नीचे। तो वो अगर दूर से या ऊपर से देखोगे ना तो वो एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड दिखेगा और वो ग्रीन होगा। तो ओएसिस इज अ ग्रीन पैच ऑफ लैंड इन अ डिजर्ट। ठीक है, एम्बैंकमेंट, बेटा ऐसे याद रखो, इसमें बैंक वर्ड है, जो नदी का किनारा होता है आपको पता है बैंक होता है ना, याद रखना ये बैंक पे ही बने होते हैं, और ये बड़े दीवार होते हैं, क्योंकि कई ऐसे शहर होते हैं जो बिल्कुल एकदम नदी या समुद्र के किनारे होते हैं। अब जब उसकी लहरें उठती है ना तो ठीक है भाई, अब बहुत भारी सुनामी आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी सिटी या कोई भी कंट्री चाहता है कि मेरा डैमेज ना हो, मेरे लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो पानी निकालने में लगता है ना जो बार बार, उतने खर्च हो जाते हैं जितने कि वो दीवार बनाने में एक टाइम में हो, उससे ज्यादा ही खर्च हो जाते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, कंट्रीज या सिटीज बहुत भारी भारी मोटे दीवार बना देते हैं बैंक्स पे, ताकि ये जो पानी बह के शहर के अंदर घुस रहा है वो ना घुसे।
तो ये बैंक को समझ रहे हो ना, एम बैंक करने के लिए ये वॉल्स बनाए जाते हैं, जो हाई वॉल्स होते हैं, टू स्टॉप फ्लड वाटर फ्रॉम एंटरिंग अ सिटी। किसी भी सिटी के अंदर एंटर करने से ये रोकते हैं। रिसोर्ट इज लाइक होटल। रिसोर्ट वर्ब भी होता है, रास्ता अपनाना, कोई गलत रास्ता अपनाना। तो रिसोर्ट नाउन है कि वर्ब है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नाउन है तो बेटा ये होटल्स होते हैं जनरली, वो आपको बहुत सुंदर दिखेगा। और अगर वर्ब होंगे तो रास्ता अपनाना, खासकर कोई गलत रास्ता अपनाना। ठीक है, रास्ता अपनाना लेकिन खासकर गलत। माई फ्रेंड इज ओइंग एन एक्सपेंसिव सेलफोन। भाई ओनिंग होगा, और ओनिंग वर्ड भी कुछ नहीं होता, ओन होता है, क्योंकि ओन, पजेस, हैव, इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता। ये आपको टेंस में पढ़ाया है मैंने। तो माई फ्रेंड ओन्स होगा। ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, वो ओइंग लग रहा है ये देखकर, ओन्स। अब माई फ्रेंड सिंगुलर है बेटा, तो ओन्स होगा। नेक्स्ट आओ, ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम, पैसिव वॉइस में हैज नॉट तो हैज बीन। सबसे पहले क्राइम सिंगुलर है तो हैव तो आएगा ही नहीं, हैज आएगा, और बीन नहीं भूलना है। द क्राइम हैज नॉट बीन कमिटेड बाय हिम। परफेक्ट टेंस से बी डबल एन तो आएगा ही आएगा, क्राइम सिंगुलर है तो हैज लेगा। अब पूछ रहा है सिनोनिम किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। बेटा डिलाइट का मतलब सिर्फ एक ही है, खुशी, खुशी। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि हमको ज्यादा इसका पढ़ना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, हालांकि चाहो तो पढ़ सकते हो। आई रिकॉल विथ अनमिक्स्ड डिलाइट दोज डेज, यानी कि खुशी। अब बेटा यहां पे खुशी का एंटोनिम डिस्मे दिया हुआ है, निराशा। मेमोरी का मतलब तो याददाश्त, इमोशन का मतलब भी आपकी इमोशन। बेटा डिलाइट की बात कर रहा है। डिलाइट का मतलब आप अगर एनचैंट होता है ना, तो एनचैंट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी सही नहीं दिख रहा है। आपको पता है इसका कोई भी सही मीनिंग नहीं है। अब क्या करूं मैं? एनचैंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत अट्रैक्ट करना, और डिलाइट का मतलब खुश करना। मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मेरे पास कोई सिनोनिम नहीं है यहाँ पे, एनचैंट मांग कर रही हूँ बस। आप कहोगे मेमोरी, बेटा मेमोरी तो आपके डिस्मे भी हो सकते हैं, निराशाजनक भी हो सकता है। इसलिए अनमिक्स्ड मेमोरी दोज डेज कहोगे तो बेटा मेमोरी का मतलब डिलाइट तो नहीं होता। हाँ, डिलाइट की जगह पे मेमोरी वर्ड हम लगा सकते थे, लेकिन यहां पे जब डिलाइट है तो उसी के लिए खुशी से रिलेटेड होगा, खुश से रिलेटेड एनचैंट होगा। एनचैंट होता है मंत्रमुग्ध करना। विनय सेड दैट ही इज कमिंग। बेटा सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से हो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है टेंस में आगे पास्ट ही होता है, इसलिए सेंटेंस में गलती यहां है, ही वॉज कमिंग होगा। नेक्स्ट आओ, जीनियल का सिनोनिम। बेटा मैंने आपको बहुत बार कराया है, जीनियल, अफेबल, एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, है ना? वही है फ्रेंडली। कहाँ है फ्रेंडली? कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चीयरफुल लगा देते हैं, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। बेटा जीनियल जो आपसे फ्रेंडली है वो आशावादी हो ये जरूरी नहीं। डिस्पोंडेंट तो होता है निराश। अब यहां पर भी मेरे पास कोई एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, तो जब आपके पास एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो तो एलिमिनेट करो, ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बच गया जो, दैट इज चीयरफुल। जो लोग चीयरफुल होते हैं बेटा वो फ्रेंडली होते ही हैं, खुश रहते हैं जो। अब आओ नेक्स्ट। इन 1944 ही वॉज ऑनर्ड। कौन वॉज ऑनर्ड मुझे नहीं पता। ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, दिस ग्रेट ऑनर कौन सा ग्रेट ऑनर मुझे नहीं पता। Fleming became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time. Very good. C से शुरुआत होगा, C से तो एक ही शुरुआत है। D से the next year he, next year he कौन है नहीं पता। C में on receiving this great honor, this great honor कौन है मुझे नहीं पता। and C है Fleming। तो ये ध्यान रखो सिर्फ C वाला ही है जो फिट हो रहा है, यानी बाकी और मुझे
मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसको मैं एलिमिनेट करने के लिए फिर से अब नेक्स्ट स्टेप में चलूं। बेटा जब भी इंट्रोडक्शन जिस सेंटेंस में होता है उस सेंटेंस को चुन लो और फिर ऑप्शन में जाओ, देखो कितने ऑप्शन है मेरे पास, एक ही तो है सी, क्या जरूरी मुझे अगला देखना। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक हो तो आपको। नेक्स्ट आओ, सिनोनिम ऑफ एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होगा? अब देखो अगर मैं काम में एब्जॉर्ब्ड हूं, है ना, तो मैं प्री ऑक्यूपाइड भी हूं। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना भी होता है, लेकिन रेस्टोर का मतलब तो फिर से वापस वैसे ही कंडीशन में पहुंचा देना, और रिप्लेस का मतलब होता है उसके प्लेस पे कुछ और लगाना। लेकिन मेरा ये दोनों में, 8th और 9th में, ये दोनों सही है। प्रॉब्लम इस टेस्ट पेपर में यही मैं देख रही हूं कि बेसिकली आप कहोगे कि आई एम एब्जॉर्ब्ड इन द वर्क, इसका मतलब है मैं उसमें बिजी हूं। बेटा बिजी हूं, ऑक्यूपाइड हूं, प्री ऑक्यूपाइड नहीं। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है उसमें व्यस्त हूं, प्री ऑक्यूपाइड मतलब भाई तुमने अभी बताया ना, मैं तो पहले से मेरा यही टाइम फिक्स्ड है, मैं इस टाइम में तो अब नहीं आपका काम कर सकती हूँ। आई वॉज प्री ऑक्यूपाइड, आई एम प्री ऑक्यूपाइड। यानी कि ऑक्यूपाइड का सिनोनिम हो सकता था, लेकिन एब्जॉर्ब का मतलब सोखना तो होता ही होता है, इसीलिए सोक्ड होगा। प्री ने इस ऑप्शन को गलत ठहरा दिया, अदरवाइज ये भी ऑप्शन सही हो जाता अगर प्री हट जाता तो। इनकरेक्टली ट्रेबल नोजल ऑलमोस्ट, बेटा ऑलमोस्ट में एल नहीं, दो एल नहीं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे ऑलमोस्ट में ए एल हो जाता है ना, फुल एफ यू डबल एल किसी के साथ चिपकता है तो एफ यू एल हो जाता है, राइट। आ जाओ, अब हम आते हैं होमोनिम्स ऑफ गेट एंड गेट। कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को सही तरीके से बता रहा है? बेटा मैं पहले ही बता दूं, गेट का मतलब वो आपको पता है, ये गेट होता है, घर का एक गेट होता है, और GAIT चलने का तरीका होता है। अब आप देखो कौन सा है जो आपको चलने का तरीका और गेट कर रहा है। गेट मीन्स अ हिंज्ड बैरियर यूज्ड टू क्लोज एन ओपनिंग इन अ वॉल, ये तो सही है। एंड गेट मीन्स अ पर्सन मैनर ऑफ वॉकिंग, बिल्कुल सही है। गेट मीन्स टू अचीव रिसीव, नहीं, गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ना, गेट मीन्स अ हिंज बैरियर, ये तो ठीक था। एंड गेट मीन्स अ क्लॉथ और लेदर ना भाई, ठीक है। चलने का तरीका होता है GAIT, मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका। गेट का हिंदी फाटक होता है ना, ये टी का मीनिंग, ठीक है। शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी होगा, बेटा आ ई ऊ ए आई ओ औ से जो शुरू होता है उसमें एन लगता है, एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 12th आओ, द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवॉर्ड बिटवीन देमसेल्व्स, बेटा प्लेयर्स है तो बिटवीन देमसेल्व्स नहीं, अमंग देमसेल्व्स होगा। आप कहोगे मैडम हो सकता है दो प्लेयर्स हो, बेटा मैं क्या करूं, अब अमंग देमसेल्व्स ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब बिटवीन देमसेल्व्स भी चलता, आप कहोगे मैम इसमें नो एरर होगा, मैं कहूंगी ठीक है, बताओ मुझे नो एरर कहाँ है, कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए बिटवीन देमसेल्व्स ही लगा दो। 13, हमारे पास एक अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ है जो आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में करना है। इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कोरोनेशन एंड द यंग किंग वॉज सिटिंग अलोन इन हिज ब्यूटिफुल चेम्बर। अच्छा, जिस दिन उसका राजाभिषेक होना था, कोरोनेशन मतलब राजाभिषेक, उसके एक रात पहले जो यंग प्रिंस था, यंग किंग था, वो अपने चेम्बर में बैठा था। ए से शुरुआत तो हो सकता है, ए से दो शुरुआत। And indeed, it was the hunters who had found him, coming upon him almost by chance as, bare limbed and pipe in hand, he was following the flock of the poor goat herd who had brought him up and whose son he had always fancied himself to be. ये तो कहानी का कहीं का बीच का भाग आ गया। The lad, for he was only a lad, being 17 years of age, एक लड़का था 16 साल का बस, was not sorry at their departure. किसके डिपार्चर की बात हो रही है, कौन लोग वहां से गए थे, पता नहीं। His courtiers had all taken their leave of him. Oh, ये जो courtiers थे
ये लोग इसको छोड़कर गए। लीव ऑफ हिम का मतलब हुआ उससे विदा लिए, और उनके विदा होने पर ये कोई सॉरी फील नहीं कर रहा था। He had flung himself back with a deep sigh of relief. जब सब गए ना, आराम से ये बिल्कुल सांस छोड़ा, डीप साई ऑफ रिलीफ, और आराम से लेट गया सॉफ्ट कुशन में। बेटा डी के बाद सी होगा। एक तो सबसे पहले डी के बाद सी कहाँ है? कि उन लोग सब गए, उसके बाद ये आराम से सोफे पे बैठ गया। डी के बाद सी, डी के बाद सी, ये डी के बाद सी, डी के बाद सी और कहीं। और मैंने ए से शुरुआत, बिल्कुल सही है कि एक रात पहले कोरोनेशन के वो अपने ब्यूटीफुल चेंबर में बैठा हुआ था। ADC चलेगा। His courtiers had all taken leave of him, bowing their heads to the ground according to the ceremony usage of the day. ठीक है। और B and से indeed से अब आगे कहानी को कंटिन्यू कर रहा है, वो छोड़ो। बस छोटा मोटा, जब बड़े सेंटेंस होना फटाफट रीड करो, कहीं से किसी को रिलेट करने की कोशिश करो, अपने आप आपको समझ में आएगा। बड़े बड़े सेंटेंस में सारे नहीं पढ़ने होते हैं। अंडरलाइंड है कुछ वर्ड्स, आपको स्पेलिंग एरर्स देखना है। डिजायर्ड में कोई गलत नहीं है, एडवर्टाइजिंग में कोई गलती नहीं है, इंस्टेंटेनियस NEOUS होता है, ये गलत। अनचैलेंज्ड, इसमें भी कोई गलती नहीं। वेडिंग इन्विटेशन विल बी सेंट, ये खुद ही पैसिव वॉइस है। बाय देम, दे विल सेंड, दे विल सेंड, दे विल सेंड, ये रहा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस था, हमें एक्टिव वॉइस चाहिए। हर रूम लुक्स वेरी मेसी, मेसी का एंटोनिम बेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा। मेसी का अनटाइडी भी हो सकता है, डिसऑर्डर्ड भी हो सकता है, और अगर कोई उसमें से नहीं होता, सिनोनिम पूछता तो केओटिक भी हो जाता। केओटिक मतलब केओस, यानी कि सारा अफरा तफरी मचा हुआ है ना। ऑर्गेनाइज्ड इसका एंटोनिम पूछा है, देखो। नेक्स्ट आओ, अ परफेक्ट स्टॉर्म, इसका मतलब होता है कि वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। पर जो स्टॉर्म होता है ना, तूफान होता है, और तूफान कभी अच्छा चीज तो नहीं करता है। अब परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है यार, मतलब जो तूफान है ना वो एकदम परफेक्ट है, यानी कि जितना गंदा हो सकता है उतना गंदा, जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतना नुकसान पहुंचाने वाला, यानी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। देखो बैड ब्लड का मतलब क्या है बेटा? बैड ब्लड हमेशा दुश्मनी से रिलेटेड, आपके वो उसमें शीट में भी है। इसका मतलब है अब मुझे खोजना पड़ेगा बैड ब्लड का मीनिंग किस में फिट हो रहा है। शी इज सो स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस दैट शी फेंटेड व्हेन शी सॉ देम क्रॉलिंग नियर हर फुट। नहीं, द डॉक्टर ड्रॉप द बैड न्यूज, बैड न्यूज बैड ब्लड नहीं होता है भाई। द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस, यस गुड, बैड ब्लड आ गया। बैड ब्लड गैंगस्टर्स का बहुत ही गंदा रिलेशन था, लोकल वहां के जो एक्टिविस्ट था उससे, यही तो बैड ब्लड है, दुश्मनी। 19 नंबर पूछा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ किसका? वास्ट। बेटा वास्ट मतलब बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल, एक्सटेंसिव। ठीक है। शैलो का मतलब छिछला, गहरा नहीं। शैलो जो होता है ना, डीप का एंटोनिम होता है। और मिनिमल बना है वर्ड मिनिमम से, जो कम में ही काम चला ले वो मिनिमल होते। ठीक है। नेक्स्ट आओ, हार्डली। हार्डली से बेटा याद रखो, आपने पढ़ा है इन्वर्जन में कि जब नेगेटिव वर्ड से शुरुआत होता है तो हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आएगा। Had we boarded the train when it started to move? अभी मुश्किल से हम सवार हुए ही थे कि गाड़ी चल पड़ी। अब आओ लास्ट आपका, और वो है ये आपका क्लोज टेस्ट। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स that dash our world are explained in an interactive manner. The basic elements की बात हो रही है बेटा। जब आप एलिमेंट्स की बात करोगे तो आप सिंगुलर वर्ड जो लगाओगे वो प्लूरल फॉर्म, सॉरी जो वर्ब लगाओगे वो प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लूरल एलिमेंट्स है। और जब भी कंप्यूटर की बात है बेटा,
वो कोई चीज नेगेट नहीं करता, यानी कि नकारता नहीं है, बल्कि वो एम्पावर करेगा आपको। एम्पावर आवर वर्ल्ड, that empower our world are explained in an interactive manner. The book has a dash approach of colorful and creative picture-based activities. The book has a unique approach. आप कहोगे मैम यूनिक क्यों है? बेटा ट्रिवियल का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, जिस अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। अब आप खुद सोचो, जब इसमें अच्छे अच्छे पिक्चर्स बने हुए हैं, है ना, क्रिएटिव तरीके से एक्टिविटीज दिए हुए हैं, तो वो यूनिक होगा ना। द पजल्स, एक्टिविटीज एंड मेजेस, यानी जो जाल बने हुए हैं, डैश द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्या करते हैं वो? हेल्प करते हैं, क्योंकि पजल्स भी है, एक्टिविटीज भी है, तो वो हेल्प करते हैं। क्योंकि कोई किताब की बात हो रही है तो अभी भी तो है, हेल्प का मतलब कर चुका, अब नहीं कर रहा। Critical thinking, logical and motor skills. After every lesson, dash exercises are incorporated. बेटा brainstorming, जो आपको दिमाग को इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करे। बैफलिंग का मतलब तो कंफ्यूजिंग होता है। अगर कोई किताब के पीछे असाइनमेंट दिया हो जो कंफ्यूज करे, वो किताब थोड़ी अच्छा लगेगा आपको। इरैशनल का मतलब होता है जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं हो, ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही होगा। Are incorporated to dash the conceptual understanding. टू के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है, इवॉल्व करने के लिए कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जो चीजें दी गई है बुक में उसकी। देखो ये हमारा 22 नंबर सेट पेपर है आपका सीजीएल 2024 का, और ये सारी चीजें अगर आपको ढंग से पढ़नी है विद ऑल द टेस्ट पेपर्स एंड क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, ग्रामर, वोकैबुलरी, आप कोई भी एक बैच केडी लाइव ऐप से मेरा ले लो, आराम से चुपचाप से बैठ के पढ़ो, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। टेक द व्हील्स, टेक द व्हील्स का हमें पैसिव वॉइस चाहिए बेटा, वर्ब का बेस फॉर्म से शुरुआत होता है, तो हम लेट से शुरू करते हैं। लेट द व्हील्स बी टेकन, बी कहाँ है? नहीं है यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ होगा। बी टेकन बाय यू, ये रहा, लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आओ, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। बेटा अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस। ट्रैप्ड बिसाइड का, बिसाइड का मतलब तो के बगल में होता है, ट्रैप्ड इनसाइड होना चाहिए, है ना। आपको पता है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, है ना, ना आउटसाइड होते हैं ना बिसाइड होते हैं। नेक्स्ट आओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, अरेंजमेंट सही है, जेपरडाइज मतलब खतरे में डालना, ये भी सही है, करप्शन बिल्कुल सही है, रेमिशन में एक एम होता है, 2 एम नहीं होता है, 1 एम होता है, और रेमिशन का मतलब होता है जिस समय आदमी बीमारी से ठीक हो रहा होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम when a person is recovering. ठीक है, कॉन्वलेसेंस का सिनोनिम है ये। नेक्स्ट आओ, while driving his car he applied brakes। बेटा ब्रेक का स्पेलिंग ये नहीं होता, BRAKE होता है, BREAK तो तोड़ना होता है, गाड़ी में BRAKE होता है ब्रेक्स। ब्रेक का मतलब तो ईंट हो जाता है, और ये में लगाते हैं जब आपके दांत बाहर निकले रहते हैं, तो ब्रेसेस लगा के दांत को सेट करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स। नेक्स्ट आओ, एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ वर्ड जार्गन। बेटा स्लैंग होगा, कुछ होते हैं ना टेक्निकल जार्गन्स, यानी कि वो वर्ड आपको जनरली यूसेज नहीं होते, लेकिन वो स्लैंग के रूप में ऐसे वर्ड्स जो फॉर्मल नहीं होते हैं लेकिन इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्बस का मतलब होता है बातों से भरा हुआ, है ना, बहुत ज्यादा बातों से भरा हुआ कोई चीज हो तो आप कहोगे कि इसमें वर्बसनेस है। फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। इलोक्वेंस पूछा है बेटा, अच्छा वक्ता होने की जो कला होती है, ओरेटरी, इसको इलोक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट आओ, सेंटेंस 4 भाग में डिवाइडेड, आपको एरर निकालना है।
इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडेमिक, भाई पैंडेमिक के बाद अगर नॉर्मल नहीं हुआ, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। तो इंसान को नया नॉर्मल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बेटा ये फ्यूचर है तो वर्क कहां से आएगा? इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्क कहोगे तो वर्क के साथ तो फिर आप कहोगे मैम वुड लगा दो चलेगा, नहीं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद के ही स्टेज में हम लोग जी रहे हैं। लेट मी बाई एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड, इसको बोला है पैसिव वॉइस। लेट मी बाई, लेट एन एक्सपेंसिव बैग बी बॉट होना चाहिए भाई। लेट के बाद जो आता है बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट एन एक्सपेंसिव बैग बी बॉट बाय मी फॉर माई फ्रेंड, ये रहा। नेक्स्ट आओ, योर करियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट। बेटा कंप्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब होता है एकदम खत्म है, जिसका कोई अब इस्तेमाल ही नहीं है। इसका एक हमने आपको फ्रेज कराया होगा इस तरह से कंजंक्शन में, as dead as a doornail। इसका मतलब है कंप्लीटली मरा हुआ, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। ऑब्सोलीट का मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज। ठीक है, खत्म हो चुका है, एकदम बर्बाद हो चुका। नेक्स्ट आओ, Arthur has some strange ideas, but on this occasion, I'm inclined to agree। बेटा inclined का appropriate meaning पूछा है, यानी कि synonym पूछा है। Inclined का मतलब tend, tend का मतलब होता है कोई चीज करने के लिए आप inclined हो, यानी कि उसके करना है आपको, आप उसके फेवर में हो। Conflict तो हो गया लड़ाई झगड़ा, है ना। Refuse मतलब मना करना। Conspire का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र करना। तो इंक्लाइन होता है कोई चीज करने के लिए, आप इंक्लाइंड हो तो आप रेडी हो, आप करना चाहते हो, टेंड। नेक्स्ट आओ पैराग्राफ, वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर अवर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, ट्री गिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वुड। ओके, गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, हमें तो लग रहा है ये पहला होगा, है ना। अनकंडीशनल गिविंग इज अ नेचुरल प्रिंसिपल, भाई सी से शुरुआत होगा। अब सी के बाद डी, कि सी के बाद बी, सी के बाद डी, कि सी के बाद बी। Trees give flower, fruits and wood. Water gives itself away from our agriculture and other uses. Unconditional giving is a natural principle and evident everywhere in nature, which gives us solid, liquid and minerals. भाई इसमें मुझे लग रहा है कि सी के बाद अगर हम डी लगाएं 10th नंबर में, देखे ध्यान से देखो, तो आपको लगेगा कि सी के बाद डी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एनीवे सबसे पहले हमें ए और बी तो एक साथ चाहिए, क्योंकि पानी क्या देता है, ट्रीज क्या देता है, ए और बी एक साथ अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए आंसर सी वाला होगा, ये सेकंड वाला होगा, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमें ए और बी एक साथ चाहिए था। पानी ये देता है और ट्रीज ये देता है, दोनों का एक साथ। और उसके पहले हम बता रहे हैं अनकंडीशनल गिविंग देने से क्या होता है। अनकंडीशनल गिविंग का ही तो ये दोनों एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यानी ए बी एक साथ है, जिसके कारण, और सी से शुरुआत होगा, इसके कारण आंसर आपका ये हुआ। डिफिडेंट का एप्रोप्रिएट मीनिंग पूछा, मैंने ये आपको कराया हुआ है। कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा डिफिडेंट, ठीक है। लो क्या होगा इसमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट डिफिडेंट मैंने पढ़ाया हुआ है, याद रखना। शाय ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसका सिनोनिम पूछा है, मीनिंग पूछा था। While he saw the bear, he ran to the nearest tree। बेटा जब उसने बेयर देखा वैसे ही भागा। While का मतलब तो के दौरान होता है, when he saw the bear होगा। No sooner did he see the bear होगा, लेकिन no sooner होता तो बेटा no sooner का जोड़ा क्या होता है, than। hardly का जोड़ा होता है when, लेकिन यहां तो जोड़ा ही नहीं दिया है। तो ये आंसर 12 का सीधा निकलेगा 1, क्योंकि when के साथ हमें कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हम कॉमा से काम चला लेते हैं, इसीलिए आंसर हो गया 1। ठीक है, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट में आओ, अब पूछा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कैपेबल ऑफ और अडेप्टेड फॉर टर्निंग इजली फ्रॉम वन टू अनदर of various task, field or endeavor, etc. and is able to do many things. बेटा जब ऐसे लोग होते हैं ना, वर्सेटाइल होते हैं, मैंने आपको करवाया हुआ है वर्सेटाइल, ऑलराउंडर, मल्टीटास्किंग, ठीक है, जो काफी कोई काम एक साथ कर सकता है। टर्न कोड तो ऐसे लोग होते हैं जो दल बदलू होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो आपको छोड़ के चले जाते हैं किसी और के पार्टी में, यानी जो आपको छोड़ दे, आपको डिसर्ट कर दे, डिसर्टर, ठीक है। अगर वर्सेटाइल नहीं होता इस ऑप्शन में तो हम फ्लेक्सिबल लगा देते हैं। देयर आर डैश वीकनेस, बेटा डेफिनेट का एंटोनिम पूछा है, वेग होगा। वेग जो होते हैं वो अनक्लियर होते हैं, हेजी होते हैं, धुंधला, मोनोटोनस होते हैं, जो एक ही टोन में बज रहे हैं, बोरिंग लगता है आपको, फिर लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है तो कहेंगे लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। और सटल का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा साफ साफ एकदम अलग अलग ना दिखे, बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, है ना, नॉट नोटिसेबल। अगर मैं कहूं भाई बहुत सटल चेंज आया है, तब कहोगे अच्छा अच्छा इसलिए मुझे पता नहीं चला, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ग्रामेटिकली गलत गलत कहां है देखो तो, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट, एक तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ आर्टिकल द होना चाहिए। The adjustments we have to make because we have been used to spending a lot on guests, बिल्कुल सही है, the most होना चाहिए बस। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, एडजेक्टिव में भी पढ़ते हो और आर्टिकल में भी पढ़ते हो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। द फैमिली हैज के बाद बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, द फैमिली हैज विजिटेड। अब कहाँ क्या लगाऊं मैं, हैज विजिटेड तो कहीं है ही नहीं, तो हैड विजिटेड लगा देती हूँ। व्हेन द मैन वॉज वर्किंग, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो ऐसे भी पास्ट टेंस ही आएगा, व्हेन द मैन वॉज वर्किंग, ठीक है। विजिटेड भी चलता तो भी चलता, लेकिन वो तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। नेक्स्ट आओ, आई एम मोर पावरफुल दैन वॉट दे एक्सपेक्टेड, बेटा इसकी जगह पे कौन सा ईडियम होगा, टू कैच अ टार्टर, ये होगा। अगर आप कैच अ टार्टर करते हो ना, इसका मतलब है कोई चीज से सामना हो रहा है जो इतना डिफिकल्ट है या इतना डेंजरस है कि आप उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे मुकाबला करने के लिए। बेटा डैम्सल का मतलब गर्ल होता है, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी, कोई भी लड़की जो परेशानी में हो आप उसको कहोगे अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, यानी अ गर्ल इन प्रॉब्लम। A girl in problems या प्रॉब्लम इज डैम्सल इन डिस्ट्रेस, क्योंकि डैम्सल का मतलब ही गर्ल होता है और डिस्ट्रेस का मतलब ही परेशानी में होता है, दुख तकलीफ, डिस्ट्रेस। कट अ क्लॉथ, एक सुने हो ना, कट द क्लॉथ, कट क्या है, एक मिनट रुको, ये अपने जिसको कहते हैं जितने चादर है उतना पैर फैलाइए, ये पूरा इसका है कट अ क्लॉथ, ईडियम वाला देख लो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, वही मुझे लगा कट द क्लॉथ क्यों है और मैं फंस गई बीच में, कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ होगा। एनीवे इसको शॉर्ट कर दिया है, इसका मतलब वही है कि जितने आपके खर्चे हैं, जितने कमाई है उसमें ही खर्च चलाइए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ है, इसको शॉर्ट बना दिया है, टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर इनकम। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, बेटा स्वाइन मतलब सुअर होता है, पर्ल्स मतलब मोती, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी जो उसका वैल्यू नहीं समझे उसके सामने वो चीज परोसना। बहुत सारे लाइफ में ऐसा होता है, आप कुछ ऐसे लोगों को, अनवर्दी लोगों को आप हेल्प कर देते हो जो उसका ना इंपॉर्टेंस समझता है ना ही उसका वो वैल्यू समझता है, तो वही है, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सुअर के आगे मोती बिखर रहे हैं, ठीक है।
दिस इज सच ए राउडी क्लासरूम। बेटा राउडी का एंटोनिम क्या होगा? राउडी का एंटोनिम कंप्लायंट होगा। जो बात मानता है ना वो कंप्लायंट होते हैं, ओबीडियंट होते हैं। अब राउडी का सिनोनिम में डिसऑर्डरली भी हो सकता है, नॉइजी भी हो सकता है, चैटर करने वाले चैटरिंग भी हो सकता है ना? हमें तो एंटोनिम चाहिए था। शी विल प्रोबेबली, प्रोबेबली का एंटोनिम परहैप्स नहीं होगा, प्रोबेबली परहैप्स है। प्रोबेबली का एंटोनिम डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट फियर्स का सिनोनिम पूछा है। बेटा जो फियर्स कोई जानवर होता है ना वो एग्रेसिव होते हैं, वो थोड़े से वायलेंट होते हैं, उग्र होते हैं। ठीक है। फेनेटिक ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कट्टर टाइप के होते हैं, जो अपने धर्म वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होंगे ना, बहुत ज्यादा, वो फेनेटिक होते हैं। जिसको आप कट्टर बोलते हो, इसका एक सिनोनिम भी है बिगट। लेकिन बिगट का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें मानसिकता जो होती है ना संकीर्ण हो जाती है, इसमें कुछ ज्यादा ही उन्माद आ जाता है। फ्रॉड तो जानते ही हो, फ्रॉड आदमी को, जेंटल का मतलब नर्म। ठीक है। आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। अब जरा देखो एक बार क्लोज टेस्ट आप रीड करो पहले। I went on dash trying to find out how to, but I wrote 2 or 3 novels without feeling that I had made dash progress. I went on, बेटा went on steadily होगा। steadily का मतलब होता है steady तरीके से, मतलब लगातार तरीके से। अब यहाँ पे 2 और 3 नॉवेल्स बोल रहा है, जरा ध्यान से सोचो। अब 2 और 3 नॉवेल्स की बात करोगे तो आदमी जब कर रहा है वो स्टेडली कर रहा होगा ना, यानी लगातार कर रहा होगा। ठीक है। प्लेफुली तो ऐसे प्ले करते हुए, प्लेफुली यानी अब सोचते हो ना प्लेफुल होते तो मजाक के मूड में होते, मजाक के मूड में 2 और 3 नॉवेल्स नहीं लिखते। एम्बिगुअस होते हैं, अस्पष्ट। अब अस्पष्ट रूप से अब 2 या 3 नॉवेल नहीं पढ़ते हो, लिखते हो। प्लॉसिबल होता है रिजनेबल, जो पॉसिबल है वो प्लॉसिबल है। ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे जब स्टेडली, स्टेडी का मतलब सुने हो ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लगातार। तो 2 और 3 लगातार नॉवल लिखा विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड डैश प्रोग्रेस, मच प्रोग्रेस। 2-3 नॉवेल्स लिख दिया और मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई खास प्रोग्रेस किया। ठीक है। इट वॉज नॉट अंटिल आई रोट ईथन फ्रोम दैट आई सडनली फेल्ट द आर्टिसंस फुल डैश ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स, the artisan's full control। जब इसने ये नॉवल लिखा ना तब उसको महसूस हुआ कि भाई अब देखो, आर्टिसन का मतलब होता है जो कोई शिल्पकार होता है। लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पे अपने आप को शिल्पकार कह रहा है और वो कह रहा है कि भाई अब मुझे लग रहा है कि मैं फुल कंट्रोल में हूं अपने इम्प्लीमेंट्स के। जब एक शिल्पकार अपने जो उसके छेनी हथौड़ी होते हैं उसके फुल कंट्रोल में होता है तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है ना। तो उसे लगा कि अब मेरे कंट्रोल। बेटा कभी भी आप किसी भी राइटर या किसी भी पोएट किसी भी चीज को देखोगे ना, उसका पहला कृति बहुत अच्छा, बहुत सुंदर नहीं होता। आप किसी भी क्रिएटर का देख लो जाके, आप उसके यूट्यूब में सबसे ओल्डेस्ट में चले जाओ, पता चलेगा उसमें ओल्डेस्ट में और न्यू में इतना फर्क है, क्योंकि पहला उसके कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। चौथा नॉवल में इसको महसूस हो रहा है कि भाई अब मेरा फुल कंट्रोल में है, आर्टिसन अपने फुल कंट्रोल में है अपने इंप्लीमेंट्स के। When Ethan Frome first appeared, I was dash criticized by the reviewers for what was considered the clumsy structure of the tale। इसका कहना है कि भाई मुझे बहुत गंदे से क्रिटिसाइज किया गया था। आई वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। बेटा लेजिबल होता है, पठनीय है, जिसको पढ़ सकते हो आप। अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो लेजिबल है। ठीक है। लेकिन जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है ना, बहुत गंदे से करेगा तो सीवियरली क्रिटिसाइज बाय द रिव्यूअर्स। उनको लगा यार क्या क्लमजी स्ट्रक्चर है इसके स्टोरी का,
I had pondered long on the structure, had felt its peculiar difficulties and possible awkwardness, but could think of no dash, though I am far from thinking, no dash which would serve as well in the say given case. No alternative होगा. इसका कहने का मतलब है कि भाई मैंने बहुत सोचा था उस स्ट्रक्चर पे. कुछ लोगों ने कहा क्या वाहियात स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया इसने अपने स्टोरी में. बेटा टेल का मतलब स्टोरी होता है. इसने कहा लिखने से पहले मैंने बहुत सोचा था. पॉन्डर मतलब सोचना. लॉन्ग ऑन द स्ट्रक्चर, मुझे लगा था कि भाई इसमें कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ पॉसिबल ऑकवर्डनेस है, अजीब है इसमें, लेकिन मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था जो जो पर्पस था ना लिखने का उसको सर्व कर सकता. कई बार ऐसा होता है ना, कुछ वर्ड का सिनोनिम ही नहीं मिलता है, और सिनोनिम हिंदी में मिलेगा भी तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ये एग्जैक्ट वर्ड है, तो कोई और वर्ड उसका पर्पस सर्व ही नहीं कर पाता है. वही चीज उसने महसूस किया. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है बेटा विकल्प. ठीक है. एडजुडिकेशन बेटा ये तो कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है, और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना. से खाना वगैरह में मिलावट करते हैं ना, फूड में कोई फूड कलर मिला देते हैं, या कोई चीज में कोई और चीज मिला देते हैं लोग, जो एडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करना. ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक. तो यहाँ पे ये एक लिटरेचर से रिलेटेड आपका ये था. ये हमारा 23 नंबर खत्म हो गया. और ध्यान रखना बेटा इसके ये जो सारे आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे ये केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे भी मैं सारा लोड करते जा रही हूँ. इसी में जो लेटेस्ट बैचेस है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है. आप चाहोगे तो वो शुरुआत में आपको दिख जाएगा कि इससे रिलेटेड हमारे जो भी न्यू बैचेस आते हैं वो हमेशा हर आपको उसमें दिख जाएंगे. इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स का भी है जिसमें आपको सारे टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगे, सब सब्जेक्ट का वीओडी फ्री मिल जाएगा, और इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस सब वो पढ़ाए हैं जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं. ऑफलाइन के टीचर्स ही हमारे ऑनलाइन के बैचेस देते हैं. आ जाओ. शी वॉज वेयरिंग अ डैश न्यू आउटफिट. बेटा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है एक्सपेंसिव, और इसका एंटोनिम पूछा है. एक्सपेंसिव का मतलब ही होता है महंगा, इसका एंटोनिम चीप होगा. चीप का मतलब हो गया सस्ता. बेटा जो भी प्रीमियम होता है ना वो आपको हाई क्वालिटी दिखाता है. ठीक है. प्रीमियम आप पे भी करते हो अपने पॉलिसी वगैरह, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है. और प्रेशियस का मतलब होता है महंगा, यानी कि बहुत बहुमूल्य. एक्सपेंसिव का सिनोनिम अगर पूछते तो बेटा प्रीमियम, प्रेशियस दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमसे एंटोनिम पूछा है. अब है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है. द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ. ये तो बिल्कुल ही गलत है. एन लाइफ क्या होता है? The decision to change the hospital saved the life of the daughter of the doctor. बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉस्पिटल चेंज करने का जो फैसला था उसने डॉटर, जो डॉक्टर का डॉटर था, उसकी लाइफ को बचा लिया. चेंज द हॉस्पिटल. द हॉस्पिटल क्यों आएगा जरा बताना. नहीं नहीं इसका कोई नोट्स नहीं बनाना बेटा. ठीक है. इसका कोई नोट्स नहीं बनाना बेटा. रिकॉर्डेड लेके आइएगा, मतलब रिकॉर्डेड मैं आपको सारा का सारा आपके ऐप में भी लोड हो जाएगा, ये निश्चिंत रहो. सिर्फ इसको देखो कि क्वेश्चन कैसे होता है, कैसे एग्जाम में आता है. अब सुनो, आप कहोगे मैम द हॉस्पिटल क्यों लिखा आपने, अ हॉस्पिटल भी तो चल जा. बेटा यहाँ पे डिसीजन हॉस्पिटल चेंज करने का, यानी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल नहीं कहोगे आप, है ना. आप थोड़ी कहोगे कि निर्णय जो था एक अस्पताल चेंज करने का. एक अस्पताल चेंज करने का निर्णय नहीं होता है, अस्पताल चेंज करने का निर्णय होता है. ठीक है. नेक्स्ट आओ. यहां पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो निकालना है. बेटा WAGES होता है वेजेस. जो मजदूरी देते हैं ना मजदूरों को, उसको वेजेस कहते हैं. देखो मजदूरी. रीजनिंग में देखो रीजनिंग का क्या है. अनिलेश बेटा एक बार लिखा करो ना, तुम 4-5 बार लिखते हो सबका मैसेज नीचे चला जाता है. हाँ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी लोड हो जाएगा बेटा. चलो नेक्स्ट आओ.
आ जाओ स्ट्रेच। स्ट्रेच मतलब बेटा कोई भी चीज कहीं से कहीं तक होता है ना, वो स्ट्रेच होता है। जैसे स्ट्रेच ऑफ लैंड, यानी कि यहां से लेके वहां तक लैंड। एंड वियरी जो होते हैं ना, वियरली मतलब हुआ एग्जॉस्टेड। अगर मैं कहूं बिल्कुल थके हुए तरीके से मैंने काम किया, तो इसका मतलब वियरी होता है। इसका मतलब होता है वेरी टायर्ड। और ये एडवर्ब फॉर्म दिया है, मैं आपको वियरी का बता रही हूं, यहां पे एडवर्ब फॉर्म दिया है। ठीक है बेटा, रीजनिंग का टाइम मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? आप सिमरन, आप वो कर दो ना, मेल कर दो। यस रितेश साहब, बेटा वर्क की क्लास होगी, लेकिन वर्क की क्लास आपकी कब होगी मैं आपको बता दूंगी, वो निश्चिंत रहो आप। आ जाओ। इफ इट विल रेन, बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस में कहा हुआ है मैंने, इफ वाले भाग में विल नहीं आता, तो इफ इट के साथ तो रेन्स लगाना पड़ेगा। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में आप पढ़ते हो, इफ वाले भाग में विल नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आओ। डज स्नेहा नॉट लिक द बटर, इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज एम आर होता है, और इज एम आर यहीं पर दिख रहा है आपको, बस ये दो में ऑप्शन ही खत्म है। अच्छा दूसरी बात है, द बटर लास्ट में, तो द बटर आगे आएगा, और यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बीइंग तो आएगा ही नहीं। इज द बटर नॉट लिक्ड बाय स्नेहा। ठीक है, क्लियर? पलक, बेटा टेस्ट पेपर है तो मैं सबको ही करा देती हूँ। कट कॉर्नर्स, बेटा कट कॉर्नर्स तब करते हो आप जब कोई चीज है ना बहुत अच्छे से नहीं करते हो, है ना, एकदम फिनिश तरीके से, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो। अब किसमें सही यूज है देख लेते हैं। He cut corners on his homework and got a bad grade. The artist cut corners on the painting and it ended up looking unfinished. बेटा ये है, ठीक है, कट कॉर्नर्स करते हो जब आप कोई चीज प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो। अब यहां पे आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कॉर्नर्स, यहां पे नहीं, आई कट कॉर्नर्स टू फिनिश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड माई बॉस प्रेज्ड मी। बेटा आप प्रेज तो नहीं करेंगे कोई, कट कॉर्नर्स तब करते हो जब आप कोई काम अधूरा तरीके से करते हो, प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो। ठीक है, क्लियर? कोई चीज बहुत जल्दी हड़बड़ी में करना। ठीक है, हालांकि अगर सेकंड आंसर नहीं रहता ना बेटा, सेकंड ऑप्शन नहीं होता, तो हम फर्स्ट ही मार्क करते हैं। ठीक है, कोई चीज हड़बड़ी में करना, क्विकली करना, उसको प्रॉपर तरीके फिनिश नहीं करना। नेक्स्ट आप, रॉवर वुड नॉट स्वॉलो, वुड नॉट बी स्वॉलोड, वुड नॉट बी यहीं पर है, वुड नॉट बी स्वॉलोड। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलोड, थर्ड फॉर्म चाहिए बेटा, यहां पे आईएनजी फॉर्म है तो बिल्कुल नहीं होगा। द पिल वुड नॉट बी स्वॉलो, यहां स्वॉलो है नहीं, तो थर्ड ये देखो, इसमें सारे बहुत नजदीक नजदीक दे दिया है। नेक्स्ट आओ, द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, ऑफ कोर्स आपको भी पता है ये। एंड द नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी, बेटा द लगा है ना, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, द नियरेस्ट लार्ज बेटर होगा है ना, द नियरेस्ट। द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है एडजेक्टिव में। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, क्राउड अगर चीयर कर रहा है तो चीयर का सिनोनिम पूछा है, बेटा सिनोनिम एनकरेज होगा, चीयर का सिनोनिम एनकरेज। ठीक है, क्लियर? डिस्ट्रैक्ट तो होता है ध्यान भटकाना। प्लेस पर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, बेटा ग्रेन्स जहां स्टोर होता है वो ग्रेनरी कहलाता है। मिंट होता है वेयर कॉइन्स आर मेड, टकसाल कहते हैं उसको हिंदी में। पैंट्री तो स्मॉल किचन होता है, जो पैंट्री होता है, छोटा सा किचन देखोगे आप, जनरली ऑफिस वगैरह में लोग बना देते हैं, उसको पैंट्री कहते हैं। और टेनरी होता है ना, जहां पे स्किन जो होते हैं ना, एनिमल्स के जो स्किन होते हैं, उसको ट्रीट करके कुछ ना कुछ जैसे जूते वगैरह बनाने के लिए भेजा जाता है ना, वेयर एनिमल्स स्किन इज ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब यहां पे इलाज करना नहीं होता है, ठीक है,
टेनरी का मतलब हो गया जहां पे एनिमल्स के स्किन को ट्रीट किया जाता है ताकि कुछ कुछ चीजें बनाई जा सके। टेनरी। लेदर इज मेड treated with chemicals। हाँ, 49 में नहीं हुआ है, मैंने देख लिया। टू मेक लेदर। हम्म। यस अनामिका, ऑफ कोर्स। चलो नेक्स्ट आओ। अ बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, ऐसा पर्सन जो मूर्ख हो, बेटा ओफ होगा। स्लाउच होता है ना, ऐसे कंधे झुका के चलना, स्लाउच। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है चंप। 49 में बेटा मैं देख लिया, आप लोग का सारा सिलेबस मैं देख चुकी हूं, जो जो बचा हुआ सब करा दूंगी, वो टेंशन मत लो। नेक्स्ट आओ। एक सेकेंड यार, चंप भी तो स्लो वेटेड एंड क्लमजी पर्सन ही होता है। ठीक है। ओह, क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, क्लमजी एंड स्लो विटेड पर्सन ऑफ होता है। इसमें तो दो दो सिनोनिम दे दिया यार। ये भी तो, चंप भी तो अनइंटेलिजेंट फूलिश पर्सन होता है, ऑफ भी सेम है, फूलिश होते हैं। इसमें एक पंगा कर दिया है बेटा, ये दोनों इसका सेम मीनिंग है। ओ ए एफ का भी मीनिंग, ओफ का भी मीनिंग सेम है, एंड चंप का मीनिंग भी सेम है। मैंने क्लम्प सोच लिया था, इसीलिए मैंने कहा कि ये होगा, थर्ड होगा, क्योंकि दोनों अनइंटेलिजेंट है। ठीक है। इसमें पंगा ये है कि सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। हालांकि मैं जरा एक बार देखना चाहूंगी आंसर क्या दिया है इसका। 11 पी दिया है। ओफ दिया है। हालांकि चंप का भी मतलब सेम है। ठीक है। ओफ का मतलब भी सेम है, इसीलिए दोनों ही इसमें आंसर कर दिया यार, क्यों ऐसा देता है। एप का मतलब होता है यार बंदर। ठीक है। प्रियंका क्या हुआ बेटा। वन हु कैन नॉट हियर, डेफ होता है। बहरा को डेफ कहते हैं, डम गूंगा को कहते हैं। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, दैट कैन नॉट बी हर्ड, सुनाई ना दे। एंड इलेजिबल, इलेजिबल होता है बेटा पठनी, अपठनी है, यानी कि जो पढ़े में ना आए, दैट कैन नॉट बी रेड। जो आप पढ़ के समझ नहीं पाओगे क्योंकि हैंडराइटिंग इतनी गंदी होगी। प्रियंका मैं देख लेती हूँ बेटा। My mother said to me that she had gone through a very strict and traditional education। बेटा एजुकेशन का सिनोनिम पूछा है। एजुकेशन का सिनोनिम बेटा पैडागॉजी होता है, आपको पता ही है, जो टीचिंग में आप देखोगे पैडागॉजी यूज होता है। ठीक है। डेमोगॉग मैंने पढ़ाया हुआ है। डेमोगॉग होते हैं जो बहुत उत्साहित होकर भाषण देते हैं, लेकिन बेसिकली कोई ऑनेस्ट भाषण नहीं होता, तो वो व्यक्ति को डेमोगॉग कहते हैं। तो ऐसे भाषण डेमोगॉजी हो गया। ठीक है। माइथोलॉजी, बेटा माइथोलॉजी जो पौराणिक कथाएं नहीं होती हैं, जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है अभी। ठीक है। वो बाकी तो ये रीजनिंग में पढ़ते ही हो चैप्टर। नेक्स्ट आओ। पेरेंट्स शुड टेल द चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन क्रॉसिंग। व्हेन के बाद बेटा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, व्हाइल या व्हेन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। नेक्स्ट आओ।
टर्मगेंट, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति नहीं, महिला जो बहुत ही लड़ाकू, झगड़ालू, बदतमीज टाइप की हो, ठीक है। वायलेंट, ओवरबेयरिंग, टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है बेटा डिस्टर्ब्ड। ब्रॉलिंग मतलब वही क्वारलसम, चिक चिक करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली जो महिला होती है। नेक्स्ट आओ, हिट द जैकपॉट, गेन अ बिग सक्सेस। जब भी कोई हिट करता है जैकपॉट तो उसको बहुत बड़ा सक्सेस हाथ लगता है, ठीक है। दिस कंपार्टमेंट इज रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्सनल। बेटा ये पर्सनल है क्योंकि इस पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है, इस पर्सनल का मतलब स्टाफ होता है। बाकी ये पर्सनल जो होता है ये तो निजी होता है, प्राइवेट। तो मिलिट्री के जो स्टाफ होंगे उसकी बात होगी ना, ऑफिसर्स की बात। नेक्स्ट आओ, लेमेंट का मतलब होता है बेटा मातम मनाना। एंटोनिम चाहिए सेलिब्रेट। डेप्लोर का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। बेटा फ्राइडे को तो आपका अनामिका वो कैब तो चलता ही रहेगा बेटा, क्योंकि जो वो कैब है ना, वो कैब का कोई सिलेबस खत्म थोड़ी होता। मैं वो कैब जो पिछला है वो सारा लोड करते जा रही हूँ, और आगे जो है वो मैं आगे का आपको नया कराते चली जा रही हूँ। तो इसीलिए वो कैब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कैब आपका हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। डिक्राई, बेटा डिक्राई भी वही होता है डिनाउंस करना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि डिक्राई जो होता है ना पब्लिकली निंदा करना होता है। हालांकि डिनाउंस सेम, डिप्लोर और डिनाउंस दोनों सिनोनिम है। रिग्रेट होता है अफसोस करना, जब आपको पछतावा होता है। चलो नेक्स्ट आओ, वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन। बेटा येल का एंटोनिम चाहिए। येल मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, चीखना। इसका एंटोनिम होगा विस्पर, विस्पर। रोमिया मैं देख लेती बेटा। ठीक है, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना बेटा। नोटिफाई, नोटिस देना, इस नोटिफाई करना, कहते हैं ना कि हमें सूचित करिएगा, तो वही होता है नोटिफाई करना। टू इन्फॉर्म, इंडेमनीफाई, बेटा किसी तरह की लॉस से है ना आपको इंश्योर करना कि हाँ ठीक है अगर आपको लॉस होगा तो आपको हम ये पे कर देंगे। और टेरराइज होता है डराना, धमकाना, किसी को डराना। विस्पर हुआ फुसफुसाना। नेक्स्ट आओ, मिसएंथ्रोप। बेटा सिनोनिम चाहिए मिसएंथ्रोप का। मिसएंथ्रोप का मतलब, अरे सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब हो गया एंटी सोशल। मिस का मतलब होता है हेट, याद रखना, मिस का मतलब होता है हेट। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। तो मिस एंथ्रोप हुआ मानवता द्रोही, एंटी सोशल। बेटा इसका एंटोनिम फिलैंथ्रोप होगा। फिल मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, फिलैंथ्रोप का मतलब होता है मानवता प्रेमी, ठीक है, जो लोगों से प्यार करे, अच्छाई करे लोगों के लिए। ह्यूमैनिटेरियन, फिलैंथ्रोप दोनों सिनोनिम है। और सोशबल होते हैं जो सामाजिक होते हैं, समाज में रहना पसंद करते हैं। रेक्ल्यूस का एंटोनिम था सोशबल। तो हमें मिसैंथ्रोप का सिनोनिम चाहिए था। लास्ट में आएगा आपका इस तरह का एक क्लोज टेस्ट, ठीक है। ब्यूटी भारद्वाज, क्या हुआ बेटा? तो मुझे मैराथन लेने बोल रही है, अभी मैराथन लेने की पोजीशन में मैं हूं नहीं, क्या जवाब दूं तुम्हें, बताओ मैं। मनी डज नॉट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू से। मेरी ग्रैंडमदर कहा करती थी कि पेड़ों से पैसे नहीं आते।
But seeing it dash from machines would shock her. Seeing it emerge का मतलब होता है बेटा निकलना. एटीएम से क्या होता है, पैसे निकलते हैं, ग्रो नहीं करते, है ना, उसमें उगते थोड़ी हैं. देखो, seeing it emerge from machines would shock her. अब मशीन से पैसे निकलते देख के वो शॉक्ड हो जाती. Slip a card into a machine, press a couple of buttons. कार्ड लगाइए, कुछ बटन्स दबाइए, and find new and fresh notes carrying out of a space that is standard undertaking today. अब ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, बाहर आता हुआ पैसा आपको मिलेगा. Today ATMs और इसका फुल फॉर्म दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज. बहुत सारे सिटीज और टाउन्स में मिलते हैं. यू आर एबल टू विदड्रॉ कैश एट एनी टाइम. किसी भी टाइम कैश विदड्रॉ कर सकते हो, डे और नाइट, because they dash around the clock, because they typically operate around the clock. किसी भी टाइम वो ऑपरेट करते हैं, है ना. In 1968, Don Wetzel, along with Tom Berners and George Chastain, developed the first modern and successful ATM in the United States. Although the ATM concept was first dashed in 1968, first proposed, बेटा सबसे पहले 1968 में प्रपोज हुआ था. A functional prototype was constructed in 1969 and DocuTel was granted a patent in 1973. 1973 में किसी को पेटेंट मिल गया फिर, ठीक है. A data terminal is all an ATM is. अब इतना बार ढेर सारा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लूं पूरा. A point where data can be entered or retrieved via a link to the boss in charge. A large computer known as the host processor is referred to as a data terminal. Many of these terminals are connected to this host processor, which is spread out dash the city or country, across the city. Spread out across कहते हैं ना, across the world, यानी इस पार से उस पार, ठीक है. बिसाइड का मतलब तो बगल में हो जाता है. अब सिटी और कंट्री के बगल में थोड़ी बात हो रही है. अब आओ पूरा कंप्लीट छोड़ते हुए आप यहां सीधा पहुंच जाओ, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मैं इसको देखूंगी. द होस्ट प्रोसेसर क्या करता है, कनेक्ट्स टू द एटीएम्स वाया ईदर अ डायल अप और लीज्ड लाइन कनेक्शंस. dash on the bank and the number of customers it serves depending on कि भाई कितना बड़ा बैंक है, कितना कस्टमर डिपेंड करता है उस पर. किस पर डिपेंड करता है, कितना बड़ा बैंक है और कस्टमर्स कितने, उसके हिसाब से वो डायल अप या लीज्ड लाइन लेते हैं. डिपेंडिंग ऑन, ऐसे भी ऑन के साथ डिपेंड आता है ना. ड्रूप तो होता है, मुरझा जाना. देखो एटीएम के बारे में पूरा है. 7 क्वेश्चन मैं देखती हूँ, 7 क्वेश्चन क्या था. ये would not swallow, बेटा would not be swallowed. मॉडल प्लस V1, वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है मॉडल प्लस बी प्लस V3. ये देखो, ठीक है. एक सेकेंड बेटा, ये आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच.